Hello, everyone. I hope you all are doing good and taking good care of yourself and your family members. Please do not step out of your houses and follow the government guidelines sincerely. This is a very sensitive time, and do not worry. We will make out of this and win this battle anyhow. So let us continue with our studies, and we know that अपन ने FEMA अब तक अपन ने complete कर लिया है. I hope you all have done it too because I really want to know your progress. उसके बाद ही I will feel motivated to move ahead and upload more videos. तो बेसिकली इस वीडियो में जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. ये वाला चैप्टर अपन को स्टार्ट करना है. दिस इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर मॉड्यूल जो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं. तो ये जो एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इनिशियली ये सबसे पहले आ गया था 1976 के अंदर. जब ये 1976 में आया था तब इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशंस की ही सिर्फ बात करी गई थी. यहाँ पर सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन की ही बात करी गई थी. जब आप कहते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो इसमें दो वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला है जो वर्ड फॉरेन, जिसका मतलब होता है बाहर से, समथिंग दैट इज़ नॉट इन हाउस, तो कोई बाहर से आई हुई चीज़. और जब आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हो, आप कह रहे हो कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो करेंसी में हो, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, या किसी भी अदर फॉर्म में कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है. तो बेसिकली जब आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करते हो तो ये माना जाता है कि कुछ बाहर से आया, आपको किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन किसी फॉरेन सोर्स से आपको मिला, और ये कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ करेंसी हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है, या किसी भी और तरीके से मिला जा सकता है. किसी टाइप का कंसेशन अगर वो हो गया तो वो भी उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर माना जाएगा. जो बेसिक रूल है उसमें ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही मेन है कि बाहर से कोई चीज़ जो आई हुई है वो आपको मिली है. 1984 में क्या हुआ, जो ये 1976 में ये एक्ट आया था, तब ये कहता था कि अगर आपको कुछ बाहर से मिला तो उसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे. लेकिन उसमें ये चीज़ कवर नहीं हुई थी कि अगर मुझे मिला कुछ बाहर से, मान लीजिए आज मुझे यूनाइटेड स्टेट्स से कोई कंट्रीब्यूशन मिलता है, जो मुझे मिला, और ये कंट्रीब्यूशन जो मुझे मिला था मैंने अब अपने दोस्त को आगे फॉरवर्ड कर दिया, खुद यूज़ ना करके मैंने किसी दूसरे इंसान को ये फॉरवर्ड कर दिया. तो क्या उस जो मेरा फ्रेंड है मिस्टर एक्स, उसके हाथ में मिला हुआ कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? क्या मैंने उसे अपनी जेब से निकाल के दिया है क्या? बेसिकली वो जो मैंने उसको दिया मुझे कहाँ से मिला था? बाहर से, और वही का वही मैंने अपने यहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर दिया. तो ये तो जब मिस्टर एक्स उसको यूज़ करेगा तो ये तो पूरी तरीके से बच जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई स्क्रूटनी होगी ही नहीं. जब उसको पूछा जाएगा कि आपको ये पैसे कहाँ से मिले, वो तो सीधा-सीधा बोल देगा कि मुझे मेरे फ्रेंड ने दिए हैं, इसका बाहर से कोई लेना-देना नहीं है, और मैंने तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कुछ एक्सेप्ट नहीं करी, मेरे को तो ये लोकली मिला है. लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो पैसा मैंने उसको दिया ये एज़ अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही मिला था, मुझे मिला था, और मैंने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया. तो जो 1976 एक्ट आया था उसमें सिर्फ फर्स्ट लेग ही इन्होंने कवर की थी कि अगर किसी को बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है तो उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए. लेकिन अगर उस इंसान ने उस कंट्रीब्यूशन को आगे किसी को फॉरवर्ड कर दिया तो उसका क्या होगा, तब 1976 में इसको सोचा नहीं गया था. ये अमेंडमेंट आया आपका 1984 में. जब ये अमेंडमेंट लेकर आए, इसमें बोला गया कि जब आप सेकंड कंट्रीब्यूशन लोगे, सेकंड या सब्सिक्वेंट, तो जो सेकंड या सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन होगी उसको भी आपको इस एक्ट के अंदर कवर करना पड़ेगा, उसको भी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान के चलोगे. तो मैंने यहाँ पर जो पैसे मिस्टर एक्स को दिए थे एज अ फ्रेंड, तो मिस्टर एक्स को भी यहाँ पर माना जाएगा कि उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, लेकिन उसको सेकेंड या सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन मिला, क्योंकि पहले वो कंट्रीब्यूशन मुझे मिला था और मैंने वो कंट्रीब्यूशन उसको फॉरवर्ड कर दिया. ये इस तरीके से माना जा सकता है कि मिस्टर एक्स जो है वो ही था रियल, जिसको मिलना चाहिए था. उसने मुझे सिर्फ यूज़ किया एक ज़रिया, ताकि मेरे थ्रू ये पैसे उसके पास आ जाएँ. तो 1984 में ये अमेंडमेंट आया जिसमें उन्होंने कवर किया कि जो सेकंड और सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशंस होंगे उसको भी हम एफसीआरए के अंदर इंक्लूड करेंगे.
FCRA 2010 जो था उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन के रूल्स इंट्रोड्यूस हुए जो उन्होंने एक्ट के साथ मर्ज किए। तो इस वाले पार्ट में जब अपन आते हैं 2011 में ये पूरा ऑपरेशनल हुआ 1 मई 2011। तो इसमें दो चीज़ें थी, एक तो हो गया आपका एक्ट प्लस जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रूल्स आए थे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स। तो इन दोनों को इन्होंने मर्ज कर दिया और 1 मई 2011 को ये एक्ट पूरी तरीके से ऑपरेशनल किया गया। आई होप इसका इंट्रोडक्शन क्लियर रहा होगा। अब जो अपन इसमें बात करते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप कह रहे हो, तो इसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। दो पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड किया है, जब आप एफ सी आर ए यहाँ पर कहते हो, एफ सी आर ए जो ये एक्ट है आपका 2010, तो ये बेसिकली दो चीज़ें कवर करता है यहाँ पर। पहला हो गया आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन और दूसरी बात जो आपकी हो गई उसे कहते हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो ये दो बेसिक वर्ड्स जो है वो आपको इस एक्ट के अंदर समझने हैं, एक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एक है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो जब आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करते हो तो इसको हम बोल सकते हैं आइदर इट कैन बी प्लेन मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और अदर फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन कि आप किसके अंदर कवर हो रहे हो। ठीक है। और जब आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की बात करते हो तो आप सब जानते हो कि जो अपना होटल और वो वाली इंडस्ट्री होती है उसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या ट्रैवल इंडस्ट्री होती है, उसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कहा जाता है। तो बेसिकली जब ये वर्ड यूज़ हुआ हॉस्पिटैलिटी, तो इसका मतलब होता है कि जब आप बाहर कहीं हो और आपको एज अ फ्री बोर्डिंग लॉजिंग या कोई सर्विसेज दे दी जाए फ्री, बेसिकली पूरी फ्री, और या तो आपको पैसे दे दिए जाएं ट्रैवल के लिए, तो उसको वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। तो ये जो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, इसका लेना देना आपके फॉरेन ट्रैवल से है कि अगर आप बाहर जाते हो और आपको अगर फ्री में कुछ बोर्डिंग लॉजिंग या अदर सर्विसेज दी जाएं तो वो यहाँ पर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के तौर पर इंक्लूड करी जाएंगी। तो अगर आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिली तो भी ये एफसीआरए के अंदर कवर होगा, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला तो भी ये एफसीआरए के अंदर कवर होगा। अब जो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि हम यहाँ पे एक्चुअली में फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के बारे में पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये जो एक्ट है ये सीधा सीधा कहता है अंडर सेक्शन 3 कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना प्रोहिबिटेड है। मतलब आप फॉरेन कंट्रीब्यूशंस नहीं ले सकते, यू कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशंस, इट इज़ प्रोहिबिटेड। सवाल उठेंगे किसके लिए प्रोहिबिटेड है, कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रोहिबिटेड हैं, ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि ये प्रोहिबिटेड है, और अगर किसी को सच में ज़रूरत हो तो वो किस तरीके से ले। तो बेसिकली जब अपन इसको डिटेल में पढ़ने जाएंगे तब अपन को पता चलेगा कि सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है कुछ क्लासेस हैं ऑफ पर्सन्स, कुछ लोग हैं, क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल्स और पर्सन्स जिनको ये कंट्रीब्यूशन लेने के लिए मना किया गया है कि ये लोग बाहर से ये कंट्रीब्यूशंस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, उसकी वजह ये है कि ये जो क्लासेस ऑफ पर्सन्स अपन पढ़ेंगे ना, इनका बहुत ही डीप इम्पैक्ट होगा लोगों के ऊपर, डीप इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ कंट्री, यानी अपनी जो जनता है उनके ऊपर इन लोगों का बहुत गहरा असर होगा। और ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं, ये हो सकते हैं या तो आपके पॉलिटिशियंस, राइट, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो कहते हैं लोग मानते हैं, या फिर हो सकते हैं आपका मीडिया, हर तरीके का मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी मीडिया अपन करेंगे वो सब इसके अंदर आएगा, या फिर कार्टूनिस्ट, ये सब आपके इसी में ही आते हैं क्योंकि ये सब इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस हैं। अब इनको क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये आपको
इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, आपकी सोच को एक डायरेक्शन दे सकती हैं और आपको गलत या सही सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मीडिया हाउसेस के झांसे में आ जाते हैं और फिर उनके हिसाब से फंक्शन करने लगते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए इसलिए मना किया गया है या इसलिए रोका गया है, कहीं ये लोग बाहर से कंट्रीब्यूशंस लेकर कुछ गलत इन्फ्लुएंस ना क्रिएट करें लोगों के ऊपर या कोई गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट ना करें। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कोविड-19 का जो केस चल रहा है, उसमें चाइना के ऊपर एक्यूजेशंस लगाए गए थे और ये बोला गया कि चाइना ने पैसे दिए हैं मीडिया वालों को क्योंकि वो चाह रहे थे कि आप जो ये वायरस है कोरोना वायरस, इसको आप चाइना वायरस ना कहें या वुहान वायरस ना कहें, जो इनका नाम है कोरोना वायरस उसी के हिसाब से ही इसको पुकारा जाए। तो ये माना गया कि चाइना ने जो है मीडिया हाउसेस को पैसे खिलाए और बोला गया कि आप कोरोना वायरस के नाम से ही बोलें रादर देन कॉलिंग इट अ चाइना वायरस और अ वुहान वायरस। तो इसीलिए हिसाब से आप सोच के चलिए कि जो मीडिया वाले हैं उनकी दिखाई गई न्यूज़ क्लिपिंग्स या न्यूज़ आर्टिकल्स का लोगों के ऊपर कितना गहरा असर होता है। इसीलिए यहाँ पर इन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए रोका गया है। तो ये जो अपन करेंगे कि ये सेक्शन 3 के अंदर कौन-कौन प्रोहिबिटेड है, इसके बाद इसी का ही एक्सेप्शन आएगा जो आएगा सेक्शन 4 के अंदर कि कौन-कौन से लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, उनको एक्सेप्शंस में इंक्लूड किया गया है। अब इसको लेने का भी एक तरीका है, यानी आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम द अथॉरिटी। जब आप ये सर्टिफिकेट ले लेंगे, अथॉरिटी से इशू करा लेंगे, उसके बाद आप फॉरेन कंट्रीब्यूशंस एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कैसे लिया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो अपन सारा का सारा इस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। अपना पढ़ने का तरीका वही रहेगा। यहाँ पर मैं आपको नोट से कराऊंगा पूरा का पूरा और फिर आपको घर पे अपनी मॉड्यूल से इसको रीड करना है। एंड में अपन सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ आप मुझे पहले फेमा का पूरा कंप्लीट करके बताइए कि आपका कितना हुआ है, क्या डाउट्स हैं, ताकि मैं बेफ़िक्र होके आगे बढ़ सकूं। अदरवाइज़ मेरे माइंड में भी वो रहेगा कि अभी तक आप लोग फेमा पर ही अटके हुए हैं। इसलिए इट इज़ बेटर दैट फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ फेमा एंड देन ओनली आई कैन मूव अहेड प्रॉपर्ली। ये एक्ट ख़त्म होने के बाद आई विल गिव यू अ टेस्ट पेपर ऑफ फेमा एंड FCRA विच यू हैव टू सॉल्व. It will be a 1 hour paper and you have to solve it very sincerely. You have to send me your answer sheets either through electronic mode is okay for me, but I want to really read कि आप लोगों ने किस तरीके से उसको attempt किया है। नोट्स इसके साथ साथ खोलते चलिएगा बिकॉज अब मैं नोट्स पे जा रहा हूँ। अपन साथ में इसकी रीडिंग करते हुए चलते हैं। आइए। ये है अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो अपन को करना है। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4। सबसे पहला पार्ट इसका डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करते हैं। आज कोशिश करते हैं इस वीडियो में सारी की सारी डेफिनेशंस को कवर करने का। उसके बाद आप जो अब आगे का है वो अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले पहली डेफिनेशन एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन मींस डोनेशन। किसी भी तरीके से अगर आपको डोनेशन मिला हो, डिलीवरी यानी पैसे डिलीवर कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए गए ऑनलाइन या किसी और मोड से, मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स मतलब बाहर से आया हुआ पैसा। किन तरीक़ों से आया हुआ, क्या मिला हुआ, ये डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफ़र आप किस चीज़ की कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो इसको 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। सबसे पहली चीज़ में क्या बोला? एनी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल अगर बाहर से आया वो, बट शैल नॉट इंक्लूड आर्टिकल गिवन एज अ गिफ्ट। अगर गिफ्ट के तौर पर मिला तो नहीं आएगा। फॉर पर्सनल यूज़। तो क्या शर्त इन्होंने डाल दी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन सोर्स से मिली हुई कोई भी आर्टिकल, लेकिन शर्त ये है कि वो एज अ गिफ्ट नहीं मिलनी चाहिए फॉर पर्सनल यूज़। अगर आपको बाहर से कोई चीज़ एज अ गिफ्ट मिली फॉर पर्सनल यूज़ तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एज अ गिफ्ट नहीं मिली है, किसी और तरीके से कंट्रीब्यूशन आया है, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा।
लेकिन इस गिफ्ट में भी एक चक्कर है, यहाँ पर एक स्टार बनाया हुआ है और उस स्टार के ऊपर क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज़ विद इन द रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। यानी जो आपको गिफ्ट मिला उसकी जो मार्केट वैल्यू इंडिया के हिसाब से है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, उस गिफ्ट की मार्केट वैल्यू उस के अंदर ही होनी चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट के हिसाब से। अगर उस गिफ्ट की वैल्यू उस लिस्ट के बाहर हुई तो हम उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लेंगे। यानी एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि मुझे अगर बाहर से कोई भी ज्वेलरी मिली जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा था कि ज्वेलरी की कीमत 25,000 जो है उसकी मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन जो मुझे ज्वेलरी मिली मान लीजिए वो 30,000 की थी, विच आई गॉट एज अ गिफ्ट विच आई गॉट एज अ गिफ्ट। अब ये जो 30,000 है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की गई मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। सिंस ये ज़्यादा है तो हाँ, हम इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे। मान लीजिए कि ये 30,000 ना होकर अगर ये मुझे 20,000 का गिफ्ट मिलता जो ज्वेलरी ही थी। अब ये जो 20,000 है, क्या ये इस मार्केट वैल्यू के अंदर है? जी हाँ है। तो हम इस 20,000 को फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट? आई होप कि कोई भी आर्टिकल बट शैल नॉट इंक्लूड एनी आर्टिकल विच इज़ गिवन एज अ गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज़ इफ़ प्रोवाइडेड दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज़ विद इन द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। दूसरा सोर्स क्या है? एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन। कोई भी करेंसी या तो इंडियन या फॉरेन, अगर बाहर से रुपए मिले या डॉलर मिले तो वो इसके अंदर आएगा। एनी सिक्योरिटी इंडियन और फॉरेन एज पर SCRA और फेमा। फेमा के हिसाब से आप फॉरेन सिक्योरिटी जानते ही हो, उसमें लिखा हुआ है। SCRA जो अपना एक्ट है दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इसमें सिक्योरिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो इन दोनों एक्ट्स में जो सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन है उसके हिसाब से सिक्योरिटी। तो ये है आपकी फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। इसमें ये क्या कह रहे हैं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन मींस डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र DDT मेड बाय ऑफ एनी फॉरेन सोर्स of any article but shall not include an article which is given as a gift for personal use if provided that the market value of the gift is within the rules made by the central government in this behalf. It also includes any currency whether Indian or foreign, and it also includes any security whether Indian or foreign as per SCRA और FEMA। अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में कहना हो तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा? फॉरेन सोर्स से मिला हुआ कोई भी गिफ्ट, फॉरेन सोर्स से मिला हुआ कोई भी आर्टिकल एक्सेप्ट अ गिफ्ट विच इज़ विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। दूसरा फॉरेन करेंसी यानी पैसा, या तीसरा फॉरेन सिक्योरिटीज़ यानी कोई भी शेयर्स या कोई और सिक्योरिटी जो मुझे बाहर से मिली हो या फॉरेन सोर्स से मिली हो। तो ये है आपका बेसिक मीनिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। आई होप ये क्लियर रहा हो। इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करते हुए चलना है। ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं एडिशनल पॉइंट्स। क्या कह रहे हैं वो? एनी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन who himself had received such contribution from a foreign source shall also be deemed as a foreign contribution। क्या कहना चाहते हैं? मान लीजिए बाहर कोई फॉरेन सोर्स है ABC करके, उसने मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तौर पर पैसे दिए। मैंने जो ये पैसे थे ये आगे फॉरवर्ड कर दिए, मेरा फ्रेंड है यश, उसको मैंने ये फॉरवर्ड कर दिए। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये यश है जिसको जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है इसको तो मेरे थ्रू मिला, लेकिन मेरे को ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहाँ से मिला था? ABC की तरफ से। तो ये कह रहे हैं कि यश को भी जो मिला उसको भी क्या माना जाएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मैंने आपसे कहा था सब्सिक्वेंटली जब अगर किसी को मिलेगा तो हम उसको भी क्या मान के चलेंगे? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। और वही यहाँ पर लिखा हुआ है एनी कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु हिमसेल्फ हैड रिसीव सच कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स शैल बी डीम्ड टू बी अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो एनी कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम अ पर्सन,
फ्रॉम अ पर्सन मतलब मैं, हु हिमसेल्फ हैड रिसीव्ड सच कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी मैंने ही ये बाहर से रिसीव किया था, फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स, शैल बी डीम्ड टू बी एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या है, एनी इनकम दैट इज़ जनरेटेड ऑन सच कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर इस कॉन्ट्रीब्यूशन पे आपको कोई भी इनकम हुई तो वो, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन सच कॉन्ट्रीब्यूशन शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ये पैसा मुझे मिला बाहर से, मैंने इसको एसबीआई में इसकी एफडी करा ली और अभी यूज़ नहीं किया, सिर्फ एफडी करा के रख लिया। अब इस जो एफडी कराई मैंने, ईयर एंड पे मुझे इस पे इंटरेस्ट मिल गया 25,000 रुपये। तो ये जो 25,000 रुपये है ना, इसको भी मैं क्या मानूंगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये कह रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन से मिले हुए पैसे पर भी अगर आपको कोई इनकम होती है तो उसको भी हम क्या मान के चलेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं ये, अमाउंट रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक फॉरेन ट्रेड और फॉर रेंडरिंग सर्विसेज अब्रॉड और एज अ फी फॉर अ फॉरेन स्टूडेंट फॉर अ कोर्स इन इंडिया or by an agent of a foreigner as a fee or cost shall be excluded from the definition of foreign contribution। बहुत सिंपल है, इन्होंने इस चीज़ को क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का पर्पस डिफाइंड है। सबसे पहला तो वो कह रहे हैं कि रेगुलर बिजनेस में रिसीव होने वाले पैसे को आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मान सकते। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आप बिज़नेस कर रहे हो तो इसमें आपको बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, अगर आपका बिज़नेस है तो बाहर से पैसे का आना जाना तो होगा, तय है। हर महीने में 10 20 50 चाहे जितने भी ट्रांजैक्शन हो, पर ट्रांजैक्शंस का होना तय है, बिकॉज इट इज़ अ नेचर ऑफ योर बिजनेस जिसमें आपको बाहर से पैसे का लेना देना करना पड़ेगा। तो वो यहाँ से एक्सक्लूडेड है। फिर ये क्या कह रहे हैं, फ़ी फॉर अ फॉरेन स्टूडेंट फॉर अ कोर्स इन इंडिया, अगर बाहर से कोई आया है इंडिया में कोर्स करने के लिए और उसको अपनी फ़ीस देनी है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो बाहर से ही पैसे मंगा के देगा, क्योंकि उसका जो डोमिसाइल है या एक्चुअल रेसिडेंस है वो इंडिया के बाहर ही है, उसके पेरेंट्स भी इंडिया के बाहर हैं। तो एज अ फ़ी अगर वो कुछ कंट्रीब्यूशन मंगा रहा है तो आप उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मान सकते। तीसरी बात वो क्या कह रहे हैं, एज एन एजेंट ऑफ अ फॉरेनर एज अ फ़ी और कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड। अगर यहाँ पे किसी फॉरेन व्यक्ति का कोई एजेंट है जो इंडिया में उसके बिहाफ पर काम कर रहा है, तो उस एजेंट को मिलने वाली सैलरी तो प्रिंसिपल से ही मिलेगी, और प्रिंसिपल इंडिया के बाहर है और उसको वो सैलरी दे रहा है। सिंस ही इज़ रिसीविंग दिस सैलरी इन एक्सचेंज ऑफ हिज सर्विसेज दैट ही इज़ प्रोवाइडिंग, इट विल अगेन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिकॉज इट इज़ इन द रेगुलर कोर्स ऑफ हिज प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। आई होप ये एक्सेप्शंस क्लियर रहे होंगे कि आप इन तीनों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मान सकते। क्लियर हुआ फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन और उसके एक्सेप्शंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में वो क्या कह रहे हैं, डोनेशन डिलीवरी और ट्रांसफ़र मेड बाय अ फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी या फिर सिक्योरिटीज़, और जो आर्टिकल है उसकी जो वैल्यू है, अगर वो गिफ्ट के तौर पर मिला है तो इंक्लूड नहीं होगा, प्रोवाइडेड जो उसकी वैल्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अंदर हो। अब इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है, कि अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अगर आपको नॉर्मल बिजनेस के कोर्स में मिला है कुछ कंट्रीब्यूशन तो आप उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मान सकते, फ़ीस के तौर पर मिला है तो नहीं मान सकते, और अगर एजेंसी के तौर पर या सर्विसेज देने के तौर पर मिला तो भी आप उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मान सकते। दूसरी बात यहाँ पर ये लिखा था कि जो इसके ऊपर इनकम होगी, अगर आपने इसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में और इसके ऊपर होने वाली जो इनकम है उसको भी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ बैंक में होने वाली इनकम, अगर आपने इसको कहीं और भी इन्वेस्ट कर दिया या इससे कुछ और पैसे कमाए तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तीसरी बात ये कह रहे थे कि अगर आप जो सेकंड या सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र होता है, कि अगर आपको मिला फॉरेन कंट्रीब्यूशन और आपने किसी तीसरे को ट्रांसफ़र कर दिया तो सेकंड या थर्ड पर्सन को भी ये माना जाएगा कि उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से ही मिला है। अब अपन ने जो डेफिनेशन है उसमें फॉरेन सोर्स के बारे में पढ़ा, तो फॉरेन सोर्स का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉरेन सोर्स से आप क्या समझते हो। फॉरेन सोर्स से वो कह रहे हैं कि फॉरेन सोर्स मीन्स एंड इंक्लूड्स मतलब इसके अंदर ये सब आएगा, government of a foreign country, territory, agency of a government, any international agencies except United Nation agencies, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको सीजी ने ही स्पेसिफाई करके रखा है कि ये सब इसके अंदर नहीं आएंगी।
A company registered under the Companies Act 2013 with more than 50% of the shareholding by government of foreign country, citizens of foreign country, corporations incorporated in a foreign country, foreign company, trust, societies, associations formed and registered abroad. मेरे हिसाब से ये जो डेफिनेशन है ये मुझे लग रहा है ये सीधा सीधा फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है जो आपके कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है. ट्रस्ट सोसाइटी registered under the foreign country or a foreign company. A trade union of a foreign country, whether registered or not, a foreign trust of a foreign country, a society club registered in a foreign country, and citizen of a foreign country. बेसिकली इंडिया के बाहर से अगर कहीं से भी आपको पैसा मिला वो सब कुछ फॉरेन सोर्स के अंदर माना जाएगा. नेक्स्ट जो अपन आते हैं वो है कैंडिडेट फॉर इलेक्शन. जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था तो उसमें बोला ही था कि पॉलिटिशियंस इसके अंदर आते हैं क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं उनका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है जनता के ऊपर. वो जनता को जो भी बताएंगे जो भी उनसे कहेंगे जनता वो मानती जाएगी. इसलिए अगर पॉलिटिशियंस को भी बाहर से कुछ पैसा मिलता है तो उसको भी एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के अंदर उसको रेगुलेट करने की कोशिश करी जाएगी. नेक्स्ट जो डेफिनेशन अपनी आती है वो है कैंडिडेट फॉर इलेक्शन. कैंडिडेट फॉर इलेक्शन जो होता है वो उसे कहते हैं वो जिसको नॉमिनेट किया गया हो टू स्टैंड इन इलेक्शन. आप सब जानते हैं जब इलेक्शंस होते हैं तो पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं, टिकट्स देती हैं कि आप इन एरिया का टिकट लो और खड़े हो जाओ. और फिर जो उस एरिया के लोग होंगे अगर वो आपको जानते हैं पहचानते हैं तो वो आपको वोट देंगे. जब आप सिलेक्ट हो जाते हो टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, व्हेन यू गेट द टिकट इन योर हैंड कि आप इस एरिया से एज अ कैंडिडेट खड़े हो रहे हो, तब आपको एज अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन माना जाता है. तो यहाँ पे बोला गया है मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन duly nominated by his party as a candidate for election to any legislature. फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मैंने आपको बताया ही था इंट्रोडक्शन में कि फ़ॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि अगर आप बाहर हो आपको कोई सर्विसेज दे देना फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर ट्रैवल के लिए पैसे दे देना, उसको फ़ॉरेन हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है. मीन्स एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन. यानी ये फॉर्मल ऑफर है जो आपको दिया है, ये भी अलाउड नहीं है. मीन्स एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन मेड इन कैश, या तो कैश में किया गया हो, और इन काइंड बाय अ फॉरेन सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री विद फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट. अगर आप बाहर हो, आप बाहर जा रहे हो, वहाँ जाने के लिए आपको पैसे दिए गए या फ्री में कोई सर्विसेज दी गई तो क्यों दी गई, किस पर्पस के लिए दी गई, आप क्यों गए थे, आपका उनसे क्या रिलेशन है, क्यों आपने पैसे लिए, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और इसे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है. पर्सन, आप जानते हैं पर्सन की डेफिनेशन आप शुरू से पढ़ते आए हैं. आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा, आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स में भी आपने पढ़ा है. वही डेफिनेशन है. इट इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, Hindu Undivided Family Association, a company registered under the Companies Act 2013. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है पॉलिटिकल पार्टी की. पॉलिटिकल पार्टी मीन्स एन एसोसिएशन or a body of individual citizens of India. पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है? इट मीन्स एन एसोसिएशन. बीजेपी कांग्रेस जो है ये सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं. देयरफॉर दे आर एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो ये कांग्रेस पार्टी में भी जो लोग हैं वो सब उनको भी आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहोगे. वैसे ही बीजेपी है, इट इज़ अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, AOP BOI. लेकिन आगे क्या लिखा है? टू बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ पॉलिटिकल पार्टी. मतलब अभी जो है उनका एसोसिएशन बन चुका है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुआ है. इसमें लिखा है टू बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो रजिस्ट्रेशन से पहले भी आप उनको पॉलिटिकल पार्टी मान के चलोगे. और विच हैज़ सेट अप
which has set up candidates for election to any legislature but is not so registered। मैंने कहा ही था कि अगर आपने रजिस्टर नहीं भी कराया तो भी आप उसको पॉलिटिकल पार्टी मान के चलोगे, या तो वो रजिस्टर हो जाए तब भी आप उनको मानोगे, नहीं हो तब भी माने जाएंगे, और अगर उन्होंने कोई कैंडिडेट खड़ा किया है या नहीं भी किया है तो भी उनको आप पॉलिटिकल पार्टी मानोगे। बेसिकली इनका एजेंडा क्या होना चाहिए? टू बी इनटू द पॉलिटिक्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। A political party mentioned in column 2 of table 1 and table 2 of the notification of the Election Commission of India। आगे की डेफिनेशन वैसी ही होगी जैसी ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू करी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। अपन ने डेफिनेशंस कवर कर ली हैं जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। मतलब ये जो डेफिनेशंस नोट्स में है ऑलमोस्ट 99% जो है इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं डेफिनेशंस में से। आप फिर भी एक बार मॉड्यूल से सारी डेफिनेशंस करिएगा। Do not forget to text me if you have any kind of problems or any doubts. Please feel free to text me and let me know। मुझे भी थोड़ा फीडबैक मिलेगा कि आप वीडियोस देख रहे हैं या नहीं। Till then, do and revise what we have done in this video। उसके बाद ही अगला वीडियो देखेगा। आगे के वीडियोस में अपन रेगुलेशन के बारे में पढ़ते जाएंगे कि कौन प्रोहिबिटेड है, कौन परमिटेड है, प्रोहिबिटेड है तो कब तक प्रोहिबिटेड है, क्या रेगुलेशंस है, वो अपन आगे के वीडियोस में पढ़ते जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। टिल देन टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जो भी गवर्नमेंट बोल रही है उन गाइडलाइंस को फॉलो करते चलिए। इंक्रीज योर इम्यूनिटी in the best way possible। Keep concentrating on your studies। Let's hope for the best and we shall make it out of this। Be positive and take care।